मेरे वीडियोस को MM एकेडमी ऐप पर एंजॉय कर सकते हो, जहां पर मेरे द्वारा अलग अलग कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एथिक्स का कोर्स चल रहा है। आगे आने वाले दिनों में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारे कोर्सेज आपको इस ऐप पर देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्द से जल्द MM एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, जहां पर आप साइन इन कर सकते हो फेसबुक या जीमेल से, या फिर साइन अप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कोर्सेज दिखेंगे, आप कुछ डेमो लेक्चर देख सकते हो। उसके बाद जब आप होम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, PDF भी अवेलेबल है। और उसी के साथ साथ अगर आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नो एक्टिव प्लान दिखाई देगा। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ पर प्लान जो है वो परचेज करना पड़ेगा। जब आप प्लान परचेज करोगे तो आपको लिस्ट दिखेगी, जिसमें अलग अलग प्लान दिए हुए हैं। 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 1 साल का है। जो भी आपको कोर्स परचेज करना है तो पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन है, आप पेमेंट करके जो कोर्स है वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप। जबरदस्त कोट बोली गई है कि पेशेंस इज नॉट अबाउट सिंपली द एबिलिटी टू वेट, इट्स हाउ वी बिहेव व्हाइल वी आर वेटिंग। मतलब पेशेंस जो है वो ये नहीं है कि आपकी एबिलिटी कैसी है रुकने की, लेकिन जब हम रुक रहे हैं, जब हम वेट कर रहे हैं, उस टाइम पर हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उससे हम कहते हैं पेशेंस। जो इंसान पेशेंस वाला होता है वो स्थिर होता है, वो अचल विचल नहीं होता है, उसके जो मन में जो थॉट्स है वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिसमें पेशेंस नहीं होता है उसके जो थॉट्स है वो इतने कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि वो तब तक रुक ही नहीं पाता है, और इसीलिए या तो वो हार मान लेता है या तो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। इसीलिए जो पेशेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पर आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पेशेंस अगर आपके मन में नहीं होगा, पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं होगा, तो फिर 1 साल तक जो एग्जाम चल रही हो उसके लिए आप पढ़ना तो छोड़िए, उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी या फिर प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। इसीलिए पेशेंस रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 20 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो है ये कौन सा गल्फ है ये आपको बताना है, ठीक है। ये वाला भी आप बता दीजिए, ये वाला भी आप बता दीजिए। तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, आपको अक्सर जो क्रोनोलॉजी है उसमें भी पूछा जाता है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों के बारे में आप ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो के एंड में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। PDF और व्हिडिओ अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकता। आता तुम्ही अनअकॅडमीवर यशाची किल्ली मिळवू शकता। यशाची किल्ली या कोर्समध्ये तुम्हाला STI PSI जी कंबाईंड एक्झाम आहे, जी पोस्टपोन झालेली आहे, तर त्यासाठी महत्त्वपूर्ण जे कोर्स आहे तुमच्यासमोर आणलेला आहे। तर हा कोर्स 6 मे ते 6 ऑगस्टपर्यंत राहणार आहे, जिथे तुम्हाला डाऊट जे आहे तुमचे क्लिअर होऊन जाईल। जे काही सब्जेक्ट्स आहेत ते तुमचे कव्हर होऊन जाणार। तर तुम्ही बघू शकता वेगवेगळे सब्जेक्ट जे आहे यामध्ये घेतलेले आहे, जिथे तुमचे जे काही डाऊट्स असेल ते लाईव्ह लेक्चरमध्ये कव्हर होणार। त्याचबरोबर तुम्हाला PDF जे आहे ते सुद्धा अवेलेबल करून देणार आहे। तर हे सगळं तुम्हाला मिळणार आहे यशाची किल्लीमध्ये। तर एक्झाम पोस्टपोन झालेली असेल पण तुमची प्रिपरेशन पोस्टपोन व्हायला नको, तर लवकरात लवकर यशाची किल्ली हे मिळवण्यासाठी तुम्ही अनअकॅडमी जे आहे त्यामध्ये सबस्क्रिप्शन घ्या, आणि तुम्ही व्हेरियस जे सबस्क्रिप्शन प्लान आहे ते घेऊ शकता। आणि त्याचबरोबर EMIचा ऑप्शन सुद्धा अवेलेबल आहे। तर EMI झिरो कॉस्ट EMIवर सुद्धा तुम्ही अनअकॅडमीचं सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता MPSC कॅटेगरीमध्ये। तर जर तुम्हाला सबस्क्रिप्शन घ्यायचं आहे तर MMBIN या कोडचा वापर करा आणि 10% जे डिस्काउंट आहे ते तुम्ही मिळवू शकता। तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा अनअकॅडमीला। तो आइए यहाँ पर कुछ नए वर्ड सीखते हैं। तो पहला यहाँ पर वर्ड आ रहा है अपेंडेज। अपेंडेज का मतलब होता है स्मॉलर और लेस इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर। मतलब किसी बड़े पार्ट का एक छोटा जो स्मॉल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं अपेंडेज। मतलब बड़ी वस्तु का कोई छोटा या फिर कम महत्वपूर्ण अंग। अब यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही हैड अ टैटू ऑफ हर ऑन एवरी विजिबल अपेंडेज। जो शरीर का जो इतना बड़ा शरीर है उसका छोटा पार्ट है, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स पर उसने उसके टैटू जो है वो बना रखे हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल सेम कंट्री से या फिर कोई सेम जो क्लब होता है उससे अगर कोई बिलोंग करता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंट, ठीक है। किसी सम्मेलन या आदि में उपस्थित जो भी सेम ग्रुप के लोग होते हैं। सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टिंजेंट ऑफ डॉक्टर्स ट्राइंग टू इन्वेंट द वैक्सीन। मतलब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर वैक्सीन जो है वो इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम जो एक्सप्लेन सेक्शन है उस पर आते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है दोनों आर्टिकल वैक्सीन से रिलेटेड है। तो ये दोनों आर्टिकल्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। दोनों वैक्सीन जो है, जैसे कि यहाँ पर कोविड-19 जो है, बट ऑब्वियसली उसी की वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जब हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर फाइनेंसिंग द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस यहाँ पर दिया गया है सरकार के द्वारा
उसे यहाँ पर जो फाइनेंसिंग है वो किस तरीके से की जाएगी। जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया है, तो सरकार को फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, बट ऑब्वियसली उधार लेंगे या फिर क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात की जा रही है। ये वाला जो आर्टिकल है मोनोपोली यहाँ पर जो खत्म की गई है एपीएमसी की, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, तो इसी में हम जानेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल जो है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने जग्गी वासुदेव जो सदगुरु है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, आई एम मोर देन अ कम्युनिस्ट, है ना, मतलब जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा मैं कम्युनिस्ट हूँ। तो इस तरीके का जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, तो इसमें थोड़ा काउंटर किया गया है कि आपको यहाँ पर कम्युनिस्ट जो है उसका मतलब पता नहीं है, कम्युनिस्ट का मतलब ये होता है, ब्ला ब्ला होता है, वो होता है। इस तरीके से इस आर्टिकल में बात की गई है। अगर हम ये वाला आर्टिकल देखें तो ये वाला आर्टिकल पूरा पॉलिटिकल है, हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर माइग्रेंट जो है उनके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए माइग्रेंट वर्कर जो है वो काफ़ी बुरी अवस्था से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से आर्टिकल में बात की, काफ़ी बार हमने चर्चा की है माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। चलिए यहाँ पर पहला आर्टिकल जो है हम देखते हैं, मॉडर्ना वैक्सीन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मंडे को जो यूएस स्टॉक मार्केट है वो यहाँ पर काफ़ी सोरिंग में चला गया ऑन द बैक प्रॉमिसिंग रिजल्ट। जो वैक्सीन है नोवेल कोरोना वायरस डिसीज के लिए, वो यहाँ पर यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मॉडर्ना है उसके द्वारा इजाद की गई है, उसके द्वारा डेवलप की गई है। ऐसा यहाँ पर जो बात है, चर्चा है, हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जब वैक्सीन है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है mRNA 1273 वैक्सीन। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली वैक्सीन है क्या। अब देखिए नॉर्मली जो वैक्सीन दी जाती है किसी भी डिसीज़ के लिए, यहाँ पर एग्जांपल की तरह हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी डिसीज़ के लिए जो वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जो वैक्सीन दी जाती है, वो कैसे असर करती है। अब वैक्सीन भी दो प्रकार की होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक समझने की कोशिश करते हैं एक प्रकार जो किस तरीके की वैक्सीन दी जाती है। अब देखिए नॉर्मली हमने देखा है कि जो वायरस है, कोई भी अगर वायरस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये वायरस अगर किसी इंसान के शरीर में जाता है तो उसके शरीर में क्या होता है, उसके शरीर में हमने देखा है कि जो शरीर है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है ना, जो सोल्जर्स है वो क्रिएट करता है, एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। ये जो एंटीबॉडीज यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ये क्या करते हैं, ये इस वायरस को मार भगाने की कोशिश करते हैं। और जब उस वायरस को वो मार देते हैं तो हमारा शरीर उस वायरस के लिए इम्यून हो जाता है, क्योंकि अब ये सोल्जर्स को पता है कि भैया ये वायरस ऐसा था, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का था, अब मैं इसको किस तरीके से मार सकता हूँ। तो मतलब हमारा शरीर जो है उसमें इम्यूनिटी आ जाती है उस वायरस के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे शरीर में जब इम्यूनिटी नहीं है उस टाइम पर जो टीका है वो दिया जाता है, जो वैक्सीन है वो दिया जाता है, जिससे कि वायरस आप पर असर ना करे। बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली सिर्फ ये जो एंटीबॉडीज है वो हमारे शरीर में वायरस इन्फेक्ट करने से पहले ही आ जाए, ऐसा यहाँ पर कोशिश की जाती है वैक्सीन देकर। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, उसमें क्या किया जाता है कि वायरस ही हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ये जो वायरस हमें देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल भी असरदार नहीं होता है। मतलब इसकी जो डिसीज फॉर्मिंग कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर निकाल दी जाती है। मतलब ये वायरस भले ही हमारे शरीर में जा रहा हो, लेकिन ये हमारे शरीर को डिसीज नहीं कर सकता है, इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये जब वायरस हमारे शरीर में डाला जाएगा तो बट ऑब्वियस वायरस से लड़ने के लिए जो सोल्जर्स है वो अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएगी। और फिर ये जो एंटीबॉडीज है, ये जब एक्चुअल में वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसको पता रहेगा कि भैया इसको मार कैसे भगाना है, ये मार भगा देगा। मतलब समझ लीजिए नेट प्रैक्टिस जो होती है ना, नेट प्रैक्टिस कि वह एक्चुअल मैच में अगर कोई आ जाए तो किस तरीके से हम लड़ेंगे, तो नेट प्रैक्टिस उसी की होती है। तो ये वैक्सीन आप समझ लीजिए नेट प्रैक्टिस की तरह होती है। समझ में आ गया आपको। अब यहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में क्या क्या हुआ है। mRNA 1273 ये वर्किंग नाम है मॉडर्ना वैक्सीन का, कोविड-19 के लिए जो लाया जा रहा है। करंटली फेज 1 में क्लिनिकल ट्रायल जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर डॉक्टर का नाम भी आप याद रख सकते हो, फॉकी डॉक्टर का नाम भी आप याद रख सकते हो। mRNA जो है नाम दिया गया है मीन्स मैसेंजर ऑफ आरएनए, मैसेंजर ऑफ आरएनए। आरएनए हमने पहले देखा हुआ है, जब हमने सारी चीज़ें कोरोना वायरस के बारे में जानी थी उस टाइम पर हमने आरएनए के बारे में भी देखा हुआ है, डीएनए के बारे में भी देखा हुआ है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसे यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसे एम्पलीफाई करना पड़ता है, तब जाकर हम टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं, नहीं तो टेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर मैसेंजर ऑफ आरएनए है जो कि यहाँ पर जेनेटिक फार्मूला जो है स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ यहाँ पर कोडिंग में ट्रांसमिट करता है। वैक्सीन अगर आप देखो तो पर्टिकुलर mRNA जो है उसका कोड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो यहाँ पर प्रोटीन है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है, यह बेसिकली क्या होता है, कोरोना वायरस क्या है कि वो प्रोटीन पर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस वायरस जो है उसे सेल में एंटर करने के बाद जो रेप्लिकेट वो होता है उससे रोका जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये जो वैक्सीन है उसका तरीका यहाँ पर देखा जा रहा है।
अब वैक्सीन जब इंजेक्ट की जाती है किसी पर्सन के अंदर में, तो जो कोर्स है प्रोटीन को स्पाइक करने का, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर बिना इंट्रोडक्शन के यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वायरस है वो बॉडी में जा रहा है, लेकिन ये हार्म नहीं करेगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि वायरस जो है वो अपने शरीर में ही डाला जा रहा है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं रहेगा। अगर वो एंटीबॉडीज क्रिएट भी नहीं हो रही है तो ये वायरस अंदर जाके हार्म नहीं करेगा। लेकिन क्या होगा कि एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाएगी। एंटीबॉडीज जब क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जब एक्चुअल जो वायरस जो हमें हार्म कर सकता है वो जब अंदर जाएगा तो उससे एंटीबॉडीज लड़ सकती है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मॉडर्ना जो है उसने अनाउंस किया है कि एमआरएनए जब ये शरीर में एंटर करता है तो वो यहाँ पर इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर अच्छी तरीके का दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्टिंग भी की गई है। कुछ पेशेंट जो है उनमें पाया गया है कि हाँ उनमें इम्यून सिस्टम जो है वो आ गई है। तो इम्यून सिस्टम आ जाएगी तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसे लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी, और क्षमता आ जाएगी तो बट ऑब्वियस है वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अभी भी अगर हम देखें तो इंडिया में इस वैक्सीन को आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इस वैक्सीन को पूरी दुनिया पर ही छाने में काफ़ी वक्त जो है वो लग सकता है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो ये ट्रायल ही इसमें है ना। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पर 2 डोसेज जो है उन्होंने रिसीव किए वैक्सीन के। अब यहाँ पर डिफरेंट डोज जो है यहाँ पर पोटेंसी जो है वैक्सीन की वो यहाँ पर अलग अलग देखने को मिली। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो सेकंड डोज लिए थे उसमें क्या हुआ, ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीन गई, तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने एंटीबॉडी जो है ज़्यादा यहाँ पर होप जताई है, ज़्यादा यहाँ पर इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बताई है। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह है कि ज़्यादा अगर आप प्रोटेक्शन लोगे तो बट ऑब्वियस है कि ज़्यादा डोसेज से ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्शन एबिलिटी जो है आपके अंदर आ सकती है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। टीबी वैक्सीन की बात की गई है एंटी कोविड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, टीबी वैक्सीन की अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, तो देखिए टीबी वैक्सीन जो है, टीबी वैक्सीन यहाँ पर क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोविड के लिए, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन जो है कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उसके लिए जो बीसीजी वैक्सीन होती है, क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अब यहाँ पर देखिए आप, शॉर्ट फॉर बेसिलियस ज्यूरिन। ठीक है, यहाँ पर जो बीसीजी ये जो वैक्सीन है ये यहाँ पर क्या करता है, सेम वही सारी चीज़ें हैं, मतलब वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो भी वैक्सीन है उसी तरीके से काम करती है। अब ये अक्रॉस द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जा रहा है इस वैक्सीन का, और इंडिया में भी डेकेड्स से इस्तेमाल किया जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में। इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों को, अगर हम सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट छोड़ देते हैं तो बाकी मोस्ट ऑफ दी जो इंडिया है वहाँ पर हमें वैक्सीन जो है उसका अच्छा तरीके का इस्तेमाल देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ 91.9% चिल्ड्रन जो है, जो 12 से 23 एज ग्रुप के हैं, वो यहाँ पर वैक्सीन जो है रिसीव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी यहाँ पर इनिशिएट किया है ट्रायल, कि यहाँ पर हम देखें कि वैक्सीन जो है क्या इसमें पोटेंशियल है, क्या ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन उसने अभी तक रिकमेंडेशन जो है नहीं दिया है कि हम कोविड-19 से प्रिवेंट होने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्टडीज़ जो ऑनगोइंग चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, यूएस में, सेवरल अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पर ये पाया गया है कि कुछ जो वहाँ पर पेशेंट्स थे उनको रिलीफ मिला है, कुछ पेशेंट जो है वो यहाँ पर रिकवर्ड हुए हैं, कुछ पेशेंट जो है उनमें यहाँ पर अच्छा जो असर है देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका अच्छा असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। इजराइल जैसे आप देख सकते हो वहाँ पर फेल हो चुका है, वहाँ पर ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उन पर कोई असर नहीं देखने को मिला है। तो ये सारा सिनारियो हमें बीसीजी वैक्सीन का जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए ये तो ठीक है कि हम ये वैक्सीन लेकर आ रहे हैं, एमआरएनए जो वैक्सीन है वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक सब कुछ सही होकर वैक्सीन जो नहीं आ जाती तब तक हम वैक्सीन के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ ये ईजाद कर रहे हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन वैक्सीन जब एक्चुअल में आ जाएगी कि हाँ ये वैक्सीन है, तब जाकर उसमें मज़ा आएगा। नहीं तो अब तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब सट्टा लगाया जा रहा है कि हाँ वैक्सीन आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब एक्चुअल में वैक्सीन आएगी उसके बाद भी लोगों को किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या उसके प्राइजेस रखे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको फ्री में दे रही है, ये सब भी क्राइटेरिया जो है वो वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग द स्टिमुलस। फाइनेंसिंग द स्टिमुलस मतलब क्या है, जो स्टिमुलस यहाँ पर दिया गया है, स्टिमुलस मतलब क्या है, स्टिमुलस मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके जो फादर है, आपके फादर आपको महीने का दे रहे हैं 100 रुपये। ठीक है, महीने का 100 रुपये दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल महीने का 100 रुपये दे रहे हैं।
अब मैंने कहा 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन हुआ ऐसा है कि अभी आपकी एग्ज़ाम जो है वो पास में आ गई, एग्ज़ाम पास में आ गई, 1 महीने पर आपकी एग्ज़ाम आ गई है। तो अब ऐसा हो रहा है कि आपको यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लेना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, जो नोट्स है वो भी लेना है, आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी सॉल्व करनी है। तो आपका खर्चा यहाँ पर बढ़ गया। तो इसलिए क्या हुआ, आपके जो पेरेंट है, आपके जो फादर है या फिर आपकी जो मदर है, उन्होंने क्या किया, आपको स्टिमुलस दे दिया। मतलब 100 रुपये की जगह अब आपको यहाँ पर 1000 रुपये महीना जो है वो देना शुरू कर दिया। तो इससे हम कहते हैं नॉर्मली क्या है, नॉर्मली जितना पैसा जो है एक्सपेंडिचर हो रहा था, अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर सडनली बढ़ा दिया गया है। इसे हम कहते हैं स्टिमुलस। तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने बजट में जितना एक्सपेंडिचर बताया था उसके विपरीत, उसके अलावा यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलस यहाँ पर प्रोवाइड किया है ना। स्टिमुलस प्रोवाइड किया है 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया है सरकार ने। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टिमुलस दिया गया है सरकार के द्वारा। अब सरकार ने स्टिमुलस तो दे दिया है, ठीक है। अब मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर अगर मेरे घर की जो फैमिली इनकम है वो है फॉर एग्जांपल 500 रुपये, ठीक है, फैमिली इनकम 500 रुपये आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे उसमें से 100 रुपये जो है वो दिए जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर स्टिमुलस दिया गया है 1000 का। अब फैमिली इनकम ही 500 है, तो यहाँ पर और 500 जो है वो कहाँ से आए, ये बट ऑब्वियस कि उधार लेना पड़ेगा या फिर जो प्रॉपर्टी है वो बेचना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से सरकार की जो इनकम है वो कम है, सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, तो फिर ये जो एक्सपेंडिचर स्टिमुलस लाया गया है सरकार के द्वारा, इसको फाइनेंसिंग कहाँ से आई है, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ में आ गया पूरा जो ये देखिए, ये समझना ज़रूरी होता है, तब जाकर हम अंदर की चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम रिलीफ की बात कर रहे हैं, स्टिमुली की पैकेज की बात कर रहे हैं जो अनाउंस किया गया है, गवर्नमेंट क्लेम करती है 10% ऑफ इंडिया जीडीपी है। गवर्नमेंट बट ऑब्वियस एंशियस है टू कंटेन द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या होता है कि सरकार को जितना पैसा आ रहा है, सरकार जितना खर्च कर रही है, तो ये जो है ये यहाँ पर कम से कम रहे। मतलब ये यहाँ पर 500 रुपये उधार लेना पड़ रहा है, ये अगर 5000 उधार लेना पड़े तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। तो ये कम से कम रहे, उधार जो सरकार ले रही है वो कम से कम रहे, ऐसा सरकार यहाँ पर चाहती है। अपेरेंटली यहाँ पर जो पैसा है वो पार्टली प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम से आएगा। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या है, जो हमारे मतलब दो चीज़ें होती है। अब मेरे पेरेंट ने अगर यहाँ पर 500 रुपये जो है, 500 रुपये जो एक्स्ट्रा उन्हें लेना है, ये कहाँ से ला सकते हो, एक तो वो उधार ले सकते हैं, है ना। एक तो वो क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, किसी से लोन ले सकते हैं 500 रुपये का, या तो वो क्या कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो बेचकर ये कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी बेचकर वो 500 रुपये ला रहे हैं तो उन्हें वापस किसी को करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये उधार में 500 रुपये ला रहे हैं तो वापस करना पड़ेगा क्या, बट ऑब्वियस से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का मतलब वही है, जो सरकारी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर बेच दो, प्राइवेट जो सेक्टर है उसको बेच दो, जिससे कि क्या होगा, सरकार को यहाँ पर पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर वो उधार लेती है तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा, और यही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना। आप देख लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एयर इंडिया उसका प्राइवेटाइजेशन, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट जो हम बोलते हैं, वही यहाँ पर चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। कोविड-19 क्राइसिस के पहले गवर्नमेंट जो है उनको प्राइवेटाइजेशन मनी चाहिए था, पार्टली बिकॉज इट्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा था। जीएसटी आप बोल दीजिए, टैक्सेस आप बोल दीजिए, डिक्लाइन होता जा रहा था, इसलिए उनको जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से खर्च करने के लिए उनको क्या चाहिए था, प्राइवेटाइजेशन वो कर रहे थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर फिस्कल डिफिसिट जो है उसे बचाने के लिए चाहिए। नहीं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिस्कल डिफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा जाता जा रहा है, फिस्कल डिफिसिट जो है बहुत ही ज़्यादा जा रहा है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसे यहाँ पर कर्टेल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो रेवेन्यू जो है फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन इज वन ऑफ बेनिफिट, और जनरली जो है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स हमें देखने को मिलता है जो कि सोल्ड किया जा रहा है गुड प्राइजेस पर। समझ रहे हो आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेवेन्यू जो है प्राइवेटाइजेशन से ये सिर्फ बेनिफिट दे रहा है, वन ऑफ बेनिफिट दे रहा है। जनरली सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट जो है वही यहाँ पर अच्छे प्राइसेस पे सेल किए जाएंगे, है ना। अब ऐसी कोई कंपनी है जो लॉस में जा रही है, क्या वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकती है ना। और उसी के साथ सेकेंडली प्राइवेटाइजेशन जो है ये टू वे स्ट्रीट है, प्राइवेटाइजेशन टू वे स्ट्रीट है। मतलब यहाँ पर क्या है, बायर भी चाहिए और सेलर भी चाहिए। मतलब सेलर जो है सेल कर रहा है कि मेरी लॉस मेकिंग कंपनी ले लो, लेकिन बायर भी तो चाहिए। कौन इस कंपनी को बाय करेगा, कौन खरीदेगा। ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वरीड है अबाउट द रनिंग देयर करंट बिजनेस, जो उनका बिजनेस है वो यहाँ पर रन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सिनारियों में क्या प्राइवेट सेक्टर जो है, जो खुद के बिजनेस यहाँ पर खड्डे में जा रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट की खड्डे में गई भी कंपनी उसको परचेस करेंगे,
नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीज़ देखने को मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने क्या करना चाहिए, सरकार जो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो जो अच्छी कंपनीज है उनको बेचना पड़ेगा। अब जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है सरकार उसको बेचेगी क्यों, सरकार बेचेगी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, जैसे कि एयर इंडिया है। एयर इंडिया को कौन खरीदेगा जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के खुद के यहाँ पर लाले पड़े हुए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गवर्नमेंट यहाँ पर इम्पोज की है एडिशनल टैक्सेस, जबकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है यहाँ पर गिरते जा रहे हैं, है ना। एडिशनल टैक्सेस यहाँ पर कर रही है, ग्लोबल प्राइस जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। अगर यहाँ पर इवन सम प्राइवेटाइजेशन जो है वो हेल्प भी करता है इंडिया को फाइनेंशियली, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, कंट्री जो है उसको यहाँ पर पैसा बोरो करना ही पड़ेगा। पूरा जो पैसा है वो प्राइवेटाइजेशन से नहीं कर सकती है, नहीं ला सकती है, यहाँ पर करना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल बोरोइंग करनी ही पड़ेगी। और एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, सरकार चुकाएगी कैसे, सरकार वापस करेगी कैसे। रूपी जो है वो भी फॉल होता जा रहा है। अब जितना रूपी यहाँ पर फॉल होगा उतना ही अब सरकार क्या होगा, फॉर एग्जांपल सरकार क्या कर रही है, सरकार पैसा उधार ले रही है, सरकार पैसा उधार ले रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर $1000 जो है अगर सरकार उधार ले रही है, $1000 छोड़िए, सरकार $1 जो है वो उधार ले रही है, ठीक है, $1 उधार ले रही है। अब यहाँ पर जब $1 उधार ले रही है, अगर अभी यहाँ पर कितना था, ₹50 था, $1 मतलब ₹50। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, $1 मतलब हो जाता है अगर ₹100, तो मतलब पहले सरकार को कितने देने थे, वापिस कितने चुकाने थे, $1 मतलब सिर्फ ₹50 देने थे, अब ₹100 देने पड़ रहे हैं। मतलब करेंसी जो हमारी डिवैल्यूएट हो रही है, करेंसी जो यहाँ पर नीचे जा रही है, उससे सरकार को ज़्यादा पैसा जो है वो चुकाना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये प्रॉब्लम सरकार यहाँ पर फेस कर रही है। पॉजिटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए, इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हाई पर है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जैसा हमें जो 1991 में देखने को मिल रहा था उस तरीके की स्थिति नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फॉरेन रिजर्व है वो बेच कर या फिर वो मार्केट में लाकर हम यहाँ पर करेंसी जो है उसको फिर से अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइवेटाइजेशन, टैक्सेशन, लोन्स या फिर जो भी चीज़ें हैं उससे किस तरीके से पैसा आता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इंडिया जो है वो दूसरों को भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इंडिया को यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से भी जो एड है वो मिल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल रहा है। तो सब तरफ से इंडिया को जो है पैसा मिल रहा है, तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ जो है हमें देखने को मिल सकती है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं, एंड ऑफ अ मोनोपोली। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो हमारे यहाँ पर 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, उसमें 3 लिस्ट दी हुई है। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो है उसमें जो केंद्र सरकार है वही लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे राज्य सरकारें लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो वो आता है स्टेट सब्जेक्ट में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो अगर नहीं होता, अगर यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है सेंटर में 1966 में हमें देखने को नहीं मिलती, जिसमें जो इंपोर्ट है 18,000 टन्स ऑफ सीड्स का, हाई यील्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटीज जो है मैक्सिको से, वो अगर हम यहाँ पर नहीं लाते, तो इस तरीके से जो सेंटर है भले ही ये स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, और उसी के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने लॉज लाने चाहिए, उन्होंने यहाँ पर इसको बेटर बनाना चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उनसे लीडरशिप ना मिले तो इस तरीके के चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल पाते। वही चीज़ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फिर से डिसीजन लिया है कि यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, जो मोनोपोली है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, मार्केट कमेटी जो है ना, यहाँ पर APMC जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, उसकी जो मोनोपोली है कि वहीं पर जो फार्मर है वो बेच पाएगा, वहीं यहाँ पर अपने दाम में खरीद पाएंगे। तो एक मोनोपोली बनी हुई थी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये मोनोपोली को यहाँ पर डिसमेंटल कर दिया है। उसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर है, मार्केट्स और फेयर्स है, ये यहाँ पर स्टेट लिस्ट में आते हैं 7th शेड्यूल में। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी कम किया है। अब तक हमें ये देखने को मिलता है कि फार्मर की जो अवस्था है वो यहाँ पर स्टेट जो है वो सुधार सकती थी, लेकिन स्टेट की जो है वो असफल रही है यहाँ पर उनकी सुधार करने में। फार्मर जो है जैसे कि लाइक एनी बिजनेसमैन, उनको यहाँ पर फ्रीडम रहना चाहिए कि उनको यहाँ पर कहाँ पर सेल करना है ना, किसको बेचना है, कहाँ पर बेचना है, कौन से वक्त पर बेचना है, वो उन्होंने तय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उन पर एक थोपा जा रहा था कि नहीं आपको इसी दाम में बेचना है, यहीं पर बेचना है, इसी वक्त पर बेचना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है, अब ये मोनोपोली जो है वो खत्म कर दी गई है, जिससे कि अब यहाँ पर फार्मर जो है डायरेक्टली कहीं पर भी बेच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है उनके लॉ जो है यहाँ पर फर्स्ट सेल फार्म प्रोड्यूस जो यहाँ पर परमिट करते हैं, सिर्फ नोटिफाइड मंडीज के लिए ही करते हैं कि आप वहीं जाकर बेच सकोगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इसकी मोनोपोली खत्म कर दी गई है। अब यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्डअप होगा, क्योंकि अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ये हो सकता है।
जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब तक ये प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग हो नहीं रहा था कि हाँ चलो कम्युनिटी बेसिस पर, जो कम्युनलिज्म है उसके बेसिस पर हम बेच रहे हैं फार्मर को एज अ कम्युनिस्ट तरीके से देखकर कि भाई नहीं तुम्हारा ये तो धर्म है, तुमको बेचना पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको बेचना पड़ेगा कम कीमत पर। अब ये चीज़ जो है वो खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर जब उतरेंगे तो स्टोरेज फैसिलिटी बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, सब यहाँ पर डेवलप जो है वो हो सकता है। फार्मर अब यहाँ पर जो प्रोड्यूस है मंडी से गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेना शुरू करेंगे और उसी के साथ साथ अब ये उनकी चॉइस होगी फार्मर की और बायर की कि अब यहाँ पर क्या करना है। मतलब इनकी जो मोनोपोली है अब ये पूरी तरीके से खत्म होती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। फार्मर की जो इनकम डबल करनी है, देखिए एक वीडियो अवेलेबल है कि फार्मर की इनकम को किस तरीके से 2022 तक डबल करना है। तो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो वीडियो, आप वो वीडियो जरूर देखिए। आप सर्च कीजिए हाउ टू डबल द फार्मर इनकम बाय 2022 बाय मयूर मोगरे, वो आप सर्च कीजिए। उसमें आपको बहुत सारे मेन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। उसके साथ ये चीज देखिए, कंपेयर करके देखिए कि किस हद तक हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो डोनाल्ड ट्रंप है, फिर से यहाँ पर धमकी जो है वो देखने को मिल रही है डब्ल्यूएचओ को। उन्होंने कहा है कि भैया 30 दिन के अंदर अंदर सब कुछ फिक्स करो, नहीं तो फिर देख लेना। तो इससे क्या हो रहा है, इससे डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये भी कहा, और उसी के साथ साथ जो SCQ है वो एज अ प्रिवेंटिव मेजर लो, ऐसा भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये सारा पेंडेमिक जो है वो खत्म होने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरीके का रुख यहाँ पर अपनाते हैं, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर करते हैं, और चाइना जो है उसके अगेंस्ट में कितने देश हमें देखने को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द देश जो है वो चाइना के अगेंस्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसे सिनारियो में अब देखना होगा कि क्या चाइना अपनी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक परमानेंट सीट है क्या वो खो देता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी कंपनीज है क्या वो चाइना से बाहर निकलकर दूसरा मार्केट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ये हो रहा है, लेकिन किस हद तक ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है और कितना इससे भारत जो है फायदा उठा पाता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पूछा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गल्फ ऑफ खंबत, है ना। तो ये कौन सा गल्फ है आपने जरूर लिखा होगा कमेंट सेक्शन में, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए अक्सर जो है जो मन्नार है, खंबत है ना, तो ये जो गल्फ होते हैं ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये सारे गल्फ आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो भी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से लिखी होगी, जो वोकेब है वो भी अच्छी तरीके से लिखा होगा। MM एकेडमी ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।